Actually, so let's do this. State Kirchhoff's second law. Yes, you'll use that in questions, obviously. और क्वेश्चंस भी मैं दिखा देता हूँ, काफी सिंपल ही है, ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर ही, हर साल सिमिलर क्वेश्चन ही आता है, मोस्टली कंपैरिजन क्वेश्चन ही मिलेगा अगर इसका मिलेगा। कुछ एक दो क्वेश्चन हैं जो मुश्किल आए थे वो भी मैं करवाऊंगा, बट मोस्टली you'll get comparison questions. An electric heater containing two heating wires X and Y is connected to a power supply of electromotive force EMF 9 volts and negligible internal resistance as shown in figure 6.1. Wire X has resistance 2.4 ohms and wire Y has resistance 1.2 ohms. A voltmeter is connected in parallel with the wires. A variable resistor is used to adjust the power dissipated in the wires X and Y. The variable resistor is adjusted so that voltmeter reads 6.0 volts. Calculate the resistance of the variable resistor. How do we work out the resistance of the variable resistor? ठीक है, आपके क्वेश्चन आपके सामने है, पूरा सब इधर लिखा हुआ है। We need to work out the resistance of this variable resistor. कैसे वर्कआउट करें? Variable resistor को 0 पे रखकर and then two wires की combined resistance. नहीं, we can't keep the variable resistor at 0 खुद से, क्योंकि उन्होंने कुछ वैल्यू सेट करी है जब भी इधर 6 वोल्ट आया ना, राइट? बेसिकली देखो 9 वोल्ट का ईएमएफ है, रजिस्टर उन्होंने कुछ इधर रेजिस्टेंस वैरी करी है एंड दे हैव सेट दिस टू सम ऑब्वियसली सम रेजिस्टेंस, ठीक है, वो हमें नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने वो सेट करी तो ये दे रहा है हमें 6 वोल्ट्स, इसने हमें 6.0 वोल्ट्स देना शुरू कर दी है, ठीक है जी, कुछ ऐसी कहानी हुई है। सो यस, यू वर करेक्ट के टोटल करंट ढूंढते हैं, लेकिन टोटल करंट कैसे ढूंढेंगे? हमें 6 वोल्ट्स पता है, हम इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये वोल्टेज डिवाइड बाय द कंबाइंड रेजिस्टेंस विल गिव अस द टोटल करंट। वो क्यों? बिकॉज सबको सीरीज में। सो जो हमारा टोटल करंट आ जाएगा देन विल स्टार्ट वर्किंग आउट। तो अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, बस अप्रोच जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। सो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि एक्स वाई की रेजिस्टेंस क्या है कंबाइंड। सो आर एक्स वाई शैल इक्वल्स टू ओके 0.4 ohms आ रही है, 1/2.4 plus 1/1.2 and then whole inverse that is 0.4 ohms. अच्छा, you've given us the final answer आके, very good, 0.80 ohms आ रही है ये वाली RXY, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हो रहा है, 6 वोल्ट्स है, हम इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस इस्तेमाल करके क्या कर लेते हैं, पूरे सर्किट पे करंट ढूंढ लेते हैं। सो V अपॉन R, V इसका 6 है और कंबाइंड रेजिस्टेंस 0.8 है, so using that 6 divided by 0.8 that is 7.5 amperes, ठीक है जी, थैंक यू मिसबा, 7.5 amperes। अब ऑब्वियसली 7.5 amperes इसमें से भी फ्लो कर रहा है, that's the total current। अच्छा, अगर यहाँ पे 6 वोल्ट्स है तो what do you know, in a series circuit 6 वोल्ट्स अगर यहाँ पे है, टोटल वोल्टेज 9 था, so that means 9 minus 6 3 वोल्ट्स इस पे होगा, right? There must be a 3 volts over here. So अगर 3 volts इधर है, करंट हमें पता चल गया है, so let's do our final thing. Let's use resistance निकालनी है ना, तो V upon I इस्तेमाल कर लेते हैं, R will equal to V upon I, वोल्टेज क्या हो गया 3 divided by 7.5 and we should get our resistance। तो resistance की वैल्यू क्या आ रही है? I think वही आ रही है जो आखिर में बोली है 0.4 ohms। अच्छा, और 0.4 लिखूं फाइनल या कुछ और तरीके से लिखूं इस आंसर को? 0.40, बिकॉज वी नीड टू मेक इट 2 सिग्निफिकेंट। 2 सिग्निफिकेंट ये भी थी, 2 सिग्निफिकेंट ये भी थी, 2 सिग्निफिकेंट ये भी थी, तो हमें जबरदस्ती उसको भी 2 सिग्निफिकेंट करना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर आपको बोलते हैं कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन वायर एक्स। तो वायर एक्स में कैसे निकालूं पावर डिसिपेटेड? विच फॉर्मूला विल गिव मी द पावर इन वन स्टेप? V square upon R, very good Akib, power will equals to V square upon R। Yes, very good Abdullah, because you know the voltage, करंट नहीं पता आपको वायर एक्स में, वो कुछ और होगा, करंट इधर टूटेगा दोनों में, वोल्टेज पता है, वोल्टेज ले लो, और रेजिस्टेंस पता है, वो ले लो, हमारा कुछ नहीं जा रहा, तो इट्स बेसिकली 6 square upon 2.4। so what's the answer coming out to be? 15 watts, thank you। so it's coming out to be a 15 watts actually। The cross-sectional area of wire X is 3 times the cross-sectional area of wire Y, ठीक है जी। एक काम करते हैं, ये वायर X और वायर Y का जो है वो हम पूल बना लेते हैं जरा, कि ये जो है वो क्या क्या है, इन चीजों के बारे में हम क्या क्या बताया, ठीक है। वायर X एंड वायर Y, एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, वायर X का 3 टाइम्स है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट। अच्छा, सो आई एम गोइंग टू से इसका 3A है और ऑब्वियसली इसका फिर A होगा,
ठीक है। रेजिस्टिविटी और नंबर डेंसिटी दोनों की सेम है, तो इसका रॉ भी यही है, इसका भी रॉ यही है। नंबर डेंसिटी इसकी n है, नंबर डेंसिटी इसकी भी n है, कोई मसले की बात नहीं है। बाकी रेजिस्टेंस भी शायद हमें पता नहीं, 2.4 और 1.2, तो वो भी लिख लेते हैं। 2.4 ohms एंड देन 1.2 ohms। ठीक है, दिस इज द पूल जो हमें वायर एक्स और वायर वाई के बीच बारे में पता है। एंड दे आस्क यू डिटरमिन द रेशियो लेंथ ऑफ वायर एक्स अपॉन लेंथ ऑफ वायर वाई। सो कौन सा बेस फॉर्मूला इस्तेमाल करके कैन आई वर्क आउट द लेंथ्स का रेशियो क्या हो? बेस फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करें? जस्ट गिव मी द बेस वन, नॉट द कंप्लीट वर्किंग। व्हिच फॉर्मूला शुड आई यूज टू स्टार्ट माय वर्किंग? लेंथ हमने कौन सा ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें लेंथ आ रही है? इसमें रेजिस्टेंस की इस्तेमाल होता हो, रेजिस्टिविटी, एरिया का, एन का, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। वेरी गुड, सो वी शैल यूज द फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अच्छा, आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आपके यू कुड यूज दैट इफ द एरिया वाज कांस्टेंट। ठीक है, एरिया कांस्टेंट नहीं है तो यू कांट यूज दैट, यू हैव टू गो विद दिस वन। ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू शो यू डिफरेंट टेक्निक्स इसमें। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला हम प्रॉपर रेशियो से कर लेंगे। तो अगर आपको पता था, आपको क्या पता, आपको बताया कि रो दोनों का कांस्टेंट है। बट आई एम जस्ट गोइंग टू से कि ऑब्वियसली अगर रो कांस्टेंट है, सो कैन आई से दैट R1 A1 L1 shall equals to, right, R1 A1 L1 सब कुछ ले गया, must be equal to रो, और रो के बराबर फिर R2 A2 L2 भी आएगा, राइट। अच्छा, R1 क्या हो जाएगा? R1 हमें, अगर हम RX बोल लेते हैं R1 को, तो R1 क्या है? दैट इज 2.4। ठीक है जी। फिर A1 क्या था? A1 था 3A। फिर L1 क्या था? वो हमें ढूंढना है, LX लिख लेते हैं इसको। अच्छा जी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू R2 विच इज 1.2। इसका एरिया क्या था? इसका एरिया A था। इसकी लेंथ क्या थी? लेंथ Y है। ठीक है, हमें एल एक्स अपॉन एल वाई चाहिए है। सो इसको एक काम करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। एक पहले एक काम कर लेते हैं, ए और ए यहाँ से जरा काट देते हैं, वरना दीज विल बी अनोइंग। और एक काम और करते हैं, 1.21 और 1.2 इधर 2 हो जाएगा। ठीक है जी। सो 2 into 3 6 आ रहा है ये, एंड लेट्स टेक दैट। सो दिस इज बेसिकली 6 विल इक्वल्स टू एल एक्स अपॉन एल वाई। ठीक है जी। नाउ how are you going to write your answer? You can write it in terms of ratio, लेकिन अगर रेशियो में लिख के आ रहे हैं, सिर्फ 6 लिख के आ रहे हो, तो 6 लिख के आओगे तो मेक श्योर करना 6.0 लिख के आओ। 2 सिग्निफिकेंट वैल्यूज आपको रेजिस्टेंस की 2 सिग्निफिकेंट दी थी। ठीक है, सो डोंट मेक दैट इशू। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस अप्रोच? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने सिर्फ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को इस्तेमाल करते हुए, जो मैंने आप लोगों से इंटेंसिटी करने के लिए और बाकी सारे सवाल करने के लिए, मैंने वैसे ही सॉल्व कर दिया, बस आखिर में रेशियो को ले आया, सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है? एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वायर एक्स एंड एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वायर वाई। अब आई एम गोइंग टू शो दिस डिफरेंट अप्रोच। ऑब्वियसली आप इसको भी सेम अप्रोच से कर सकते हो ऊपर वाले से, बस इसमें बस डिफरेंस क्या है? द बेस फॉर्मूला इज I इक्वल्स टू NaVe। ठीक है जी। नाउ ऑब्वियसली यू नो कि अगर मुझे V चाहिए है, तो वो क्या करना पड़ेगा? मुझे I को NaE से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसी बात ही होगी, राइट। सो दैट मींस दैट Vx अपॉन Vy क्या होगा? वो क्या होगा? वो ये होगा बेसिकली दैट Ix अपॉन Nx। अच्छा, Nx तो ऑब्वियसली वी सेड Nx और Ny दोनों सेम ही है, तो उनको डिफरेंशिएट नहीं करते, उसको N ही लिख लेते हैं। एरिया क्या है x का? वो था, वो 3a था, लेट्स राइट दैट एज 3a। E क्या है x का? वो तो ऑब्वियसली E ही होगा, दैट इज अ कांस्टेंट। अच्छा, Vy से आप डिवाइड कर रहे हो, सो डिवाइडेड बाय एंड Iy। ठीक है, ऑब्वियसली सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, बस अब इस केस में सर रिपीट कर दें। क्या चीज रिपीट कर दूं? कौन सी चीज मिस बार रिपीट कर दूं? नेटवर्क इशू आ गया था। ये सेकंड वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट, पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 2 बेसिकली देखो, अल्मा कुछ भी नहीं है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है जी। सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू देन रेफर टू द I इक्वल्स टू NaVe वाली अप्रोच। ठीक है जी। अच्छा, मैं इसमें क्या कर दिखा रहा हूं? मैं इसमें मतलब मैं इसमें प्रॉपर डिवीजन, मतलब मैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी नहीं कर रहा, आई एम नॉट यूजिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। मैं इसमें थ्रू मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स के दिखा रहा हूं कि अगर मैं Vx को Vy से डिवाइड कर दूं, अगर V की फॉर्मूला बना दूं, V का फॉर्मूला आ जाएगा I इक्वल्स टू NaE, तो Vx क्या हो जाएगा? Ix अपॉन N इंटू 3a इंटू E। ये Vx हो गया, डिवाइडेड बाय Vy, तो Vy को भी इसी फॉर्म में लिख रहा हूं, दैट इज Iy। देन Ny का भी वही था, एरिया A है, एंड देन E वो होगा। ठीक है जी। मतलब सब कुछ वही है, बस ये एरिया का डिफरेंस होगा, एंड ऑब्वियसली करंट का भी डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें करंट जरा निकालने की जरूरत पड़ेगी इस पार्ट में।
एनी प्रॉब्लम्स अभी अभी समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा। सो हमने इतना तो कर लिया है, एक काम करते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि दिस इज लुकिंग rather annoying to me. IXN into 3A into E and then obviously divide कटाओगे मल्टीप्लाई बनाओगे, so N into A into E upon IY. ठीक है, अच्छा। A कैंसिल, N E N E, ठीक है, ये सब कैंसिल, बस ये IX अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन IY रहेगी। ठीक है, अच्छा सॉरी, नहीं आई एम राइट ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? हाँ सही है, हम सही जा रहे हैं, सही है। अच्छा, आई एक्स और आई वाई का अब हमें बस बेसिकली आई एक्स अपॉन 3 आई वाई निकालना है, तो आई एक्स और आई वाई की वैल्यूज निकाल लेते हैं। वोल्टेज पता था, रेजिस्टेंस पता है, सो आई एक्स निकाल लेते हैं। आई एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6/2.4, और आई वाई क्या हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा 6/1.2। ठीक है जी, सो 6/2.4, ये 2.5 आ रहा है, एंड वो क्या आएगा 6 डिवाइड बाय 1.2, दैट इज 5 एम्पेयर्स। ठीक है जी, सो 2.5/5, ठीक है जी, सो 2.5 एंड 5, सो दिस बेसिकली 2.5 upon 3 and then ये वाला 5 था, so what is this working out to be? 2.5 upon 3 into 5, this is working out to be a 0.1667, and then again 2 significant तक लिखेंगे, so 2 significant क्या हो जाएगी वैल्यू, this should be a 0.17। ठीक है, अब देखोगे क्या, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू कम अप अ लॉट। ठीक है जी, ये तो मैंने एक क्वेश्चन आपको उठा के दिखाया। आफ्टर द नमाज ब्रेक आई विल बी डूइंग सम अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वो डिफरेंट है, बट यू विल सी दिस पार्ट कम अप अ लॉट। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप चाहे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी से करना चाहते हैं, आपने कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी से ऊपर वाला मैं स्टेप आपको दिखा दिया, दूसरा वाला मैंने आपको प्रॉपर थ्रू द सिंपल मैथमेटिक्स के दिखा दिया। ठीक है, इसमें भी आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी निकालना था तो आप कैसे निकालते, आपको पता है भाई I इक्वल्स टू NaVe। इस वाली केस में क्या क्या चेंज नहीं हो रहा, n चेंज नहीं हो रहा और e चेंज नहीं हो रहा है, राइट? सो कैन आई से I अपॉन AV विल इक्वल्स टू NE, और NE इन में दोनों में से कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट है उसका मतलब है I2 अपॉन A2V2, so you just had to you could also make this formula and then फिर उधर से V1 अपॉन V2 कर लेते, Vx अपॉन Vy कर लेते। so there is always going to be comparison वाले सवाल करने के लिए there are always going to be a lot of approaches, because most of the times there will always be a चीज जो कांस्टेंट रह रही है, तो उसको कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी इस्तेमाल करके यू कैन मतलब यूज दिस फॉर्म, वरना कोई मसला नहीं है। फॉर्मुलेज अलग अलग फॉर्मुलेज डिफाइनिंग जो है वो कर लो एंड देन सिंपल मैथमेटिक्स करो। मैथमेटिक्स वाला तरीका एज यू कैन सी थोड़ा सा लंबा है, थोड़ी सी मैथमेटिकल वर्किंग करनी पड़ती है ज्यादा, किसी को हो सकता है ज्यादा कंफर्टेबल, किसी को हो सकता है ज्यादा मजा आता हो, तो वो इस तरह से कर ले। और ऑब्वियसली किसी को जो है वो हो सकता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो ज्यादा अच्छे क्लियर हो गए तो उसी से कर ले, इट्स अप टू यू। ठीक है, यू कैन यूज आइदर, ऊपर वाले में भी रेशियो वाला इस्तेमाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो जो आपको कंफर्टेबल हो यूज दैट, मैंने आप लोगों को दोनों करके दिखा दिए थे। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या था भाई, rate of flow of charge, so very good, I am going to write that down। electric current, it is the rate of flow of charge। अच्छा, a metal wire has length L and cross sectional area A as shown in figure 6.1। I is the current in the wire, N is the number of free electrons per unit in volume in the wire, V is the average drift speed of a free electron, and E is the charge on an electron। State in terms of AELN an expression for the total charge of the free electrons in the wire। So total charge की expression थी, अब देखो derivation याद करना बड़ा important है। टोटल चार्ज कैसे आएगा, टोटल चार्ज आएगा थ्रू N इंटू A इंटू LE, राइट? यही था, बिकॉज n क्या था, n था n इंटू वॉल्यूम, फिर उसको खोला था तो n इंटू एरिया इंटू लेंथ था, देन चार्ज क्या था, वो NE था, तो हमने चार्ज लिखा था n इंटू A इंटू L इंटू E। ठीक है जी, तो वही चीज आ गई। ठीक है, बस बेसिकली समझो करंट से पीछे ले गए, करंट वाली कहानी क्या थी, dt से डिवाइड करना था, तो यानी बस dt हटा के वो चीज कर दी हमने, राइट? तो L ले आए और वैसे करना। फिर आपको बोल रहे हैं यूजर आंसर वन टू शो दैट द करंट I is given by the equation, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। I क्या आपको पता है, I आपको पता है दैट इज dq by dt।
ठीक है जी। अगर आप इसमें डाल दो तो डी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n इंटू ए इंटू एल इंटू ई डिवाइडेड बाई डी टी। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ए ई, बाहर ले आओ, ठीक है जी, और इंटू डी एल बाई डी टी। ठीक है जी। तो जो भी मैं डेरिवेशंस करवा रहा हूं, ठीक है जी, आई नो कौन सी डेरिवेशंस आती हैं, कौन सी डेरिवेशंस नहीं आती हैं। कुछ डेरिवेशन मैंने जानबूझ के छुड़वाई हैं, ठीक है जी, फालतू में टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, जैसे डबल स्लेट और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, वो वाली जो है डेरिवेशंस, वो जरूरत नहीं है, उनका इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी कोर्स में। तो लेकिन जो डेरिवेशंस मैंने करवाई हैं, ठीक है जी, तो वो जरूर करके जाइएगा, वो आती है, ठीक है जी। वो ऐसी फालतू मिलने के बाद नहीं है, फॉर नॉट फॉर एनी मजे के लिए वो आती है, तो आ गई तो आप लोग कर लेना, ठीक है। अच्छा, a metal wire in a circuit is damaged. The resistivity of the metal is unchanged, but the cross-sectional area of the wire is reduced over a length of 3 millimeters, as shown in figure 6.2. ठीक है जी। The wire has diameter d at cross section x and diameter 0.69 d at cross section y. The current in the wire is 0.5 amperes. ठीक है जी। तो 0.5 एम्पर जा रहा है, इधर डी है, इधर 0.69 डी है, 3 मिलीमीटर लेंथ है जो ये डैमेज्ड है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। Determine the ratio average drift speed of free electrons at cross section y over average drift speed of free electrons at cross section x. तो वही ये तरीका, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था फॉर्मूला, वो मतलब क्वेश्चन समझो कि एक ही तरीके से आते हैं। आई एम गोइंग टू स्टिल टेक दी रेशियो वाली अप्रोच इन दिस वन, ठीक है जी, क्योंकि मुझे वो पर्सनली आसान लग रही है। सो v इक्वल्स टू आई एन ए ई हो जाएगा, राइट। आई इक्वल्स टू एन ए बी ई था, तो आई को एन ई से डिवाइड कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। देन लुकिंग एट दैट, इफ आई वांट टू फाइंड आउट वी वाई अपॉन वी एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आई वाई अपॉन एन वाई ए वाई एंड देन ई। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, जरा ये पहले चेक करते हैं। एन तो सेम होगा, राइट, बिकॉज ये एक ही वायर है, तो एन सेम है, ठीक है जी। द एन इज गोइंग टू बी सेम, एन सेम है। दूसरी बात, उन्होंने रेजिस्टिविटी भी आपको सेम बताई है, बस ये डायमीटर का डिफरेंस आ रहा है जो हमें एरिया में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। बाकी तो आई फील लाइक कि सब कुछ सेम होगा, तो बस ये एरिया वाई को अलग करके लिख लेते हैं। एन एरिया वाई एंड देन ई, ठीक है जी। एंड देन दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाय एन आई एक्स एन ए एक्स एंड देन ई। अच्छा, दूसरी बात जो हम देखेंगे, एक और चीज भी देख लेते हैं कि करंट भी आपका सेम ही होगा, ठीक है। 0.5 एम्पेयर का करंट फिर भी इसमें से जाएगा, राइट। इवन इफ इट इज डैमेज्ड, करंट को क्या होगा, करंट तो चेंज नहीं करना है, करंट इज समथिंग दैट्स गोइंग टू फ्लो, सीरीज में है ये दोनों चीजें। अब एक चीज डैमेज्ड भी है तो सीरीज में तो करंट जो जा रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा, तो करंट आई बाय आई एक्स भी सेम ही होंगे। सो लेट्स आल्सो रिमूव दिस डिस्टिंक्शन जो हम लेके आए हैं, ये आई वाई और आई एक्स भी कोई चीज नहीं है, ये वही चीजें हैं। अच्छा, तो ये हो गया है। अब ओके, रीअरेंज दिस, आई अपॉन एन ए वाई ई इनटू, राइट, डिवीजन का साइन था तो इनटू होगा, तो एन ए एक्स ई अपॉन आई एंड देन यू सी आई कैंसिल, ई कैंसिल, एन कैंसिल, और अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास ए एक्स अपॉन ए वाई रह जाएगा, ठीक है जी। यानी हमें बस ए एक्स अपॉन ए वाई निकालना है। ए एक्स अपॉन ए वाई कैसे निकलेगा, डायमीटर्स दिए हुए हैं, सो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 ये हो जाएगा। इसका एरिया क्या होगा, इधर ही लिख लेते हैं, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। डी था इसका, इसका 0.69 डी है, सो ये हो जाएगा पाई एंड देन 0.69 डी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी। तो 0.69 का जरा स्क्वायर निकाल लेते हैं, 69 का स्क्वायर विच इज काइंड ऑफ वियर्ड। अच्छा, ऐसा करते हैं, लेट इज 0.6 पाई इंटू 0.69 स्क्वायर कर लेते हैं, इंटू डी स्क्वायर कर लेते हैं, और अपॉन 4 कर लेते हैं। उसी को खोल के मैं लिख दिया, ठीक है जी, इस तरह से लिख लेते हैं। नाउ लेट्स टेक दिस टू ओवर देयर, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा जी, एरिया एक्स ऊपर है ना, सो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाय पाई 0.69 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है जी। तो पाई इंटू 0.69 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है जी। अच्छा, यस। अच्छा, बेसिकली देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
इन सर्कल या इन सर्कल क्रॉस सेक्शन होती है तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, राइट, दैट्स द फॉर्मूला फॉर अ सर्कल। अगर मुझे डायमीटर की टर्म लिखना हो तो क्या होता है, पाई एंड देन डी अपॉन टू होल स्क्वायर, ऐसा ही होता है। रेडियस में बस डी अपॉन टू करके डाल दिया ताकि वो रेडियस बन जाए, तो ये क्या बन जाएगा, ये पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 बन जाता है फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या किया, जो इसका डायमीटर था वो इधर उठा के डाला, इसके इस फॉर्मूला में पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। फिर इसका जो डायमीटर था मैंने वो उठा के इस फॉर्मूले में डाल दिया, तो वो बेसिकली क्या किया, 0.69 डी स्क्वायर, मतलब 0.69 डी डाला पूरे इसमें, फिर होल स्क्वायर कर दिया, तो वो 0.69 स्क्वायर अलग लिख लिया और डी स्क्वायर अलग लिख लिया, सिर्फ ये किया। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करने जा रहा हूं, सो ये हो गया। अच्छा, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक वन मोर स्टेप फॉरवर्ड, इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कि दिस शैल बी इनटू 4 अपॉन पाई इंटू 0.69 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में था, मैंने मल्टीप्लाई करके उसको रेसिप्रोकेट कर दिया है। पाई पाई कैंसिल, 4 4 कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, हमारे पास आंसर आएगा 1 अपॉन 0.69 स्क्वायर। सो 1 अपॉन 0.69 स्क्वायर is coming out to be 2.1, यही आ रहा है हमारे पास आंसर। So we are getting 2.1. Any problems with this part? I made a lot of mess of this part, I know, but कुछ भी नहीं किया है। I equals to NAV वाला इस्तेमाल करा, V को सब्जेक्ट बनाया ताकि मैं वेलोसिटी ऑफ y डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ x निकाल सकूं, क्या लिखना, तो मैंने फिर I इक्वल्स टू NA/E लिख दिया। I सेम क्यों लिया, करंट सेम है, N भी सेम है, सेम मटेरियल है, एरिया डिफरेंट है वो नजर आ रहा है, E भी सेम होता है, कांस्टेंट है वो, तो बस उसका रखा, मैथ्स करी अपनी सॉल्व, AX अपॉन AY निकालना था, AX निकाल लिया क्या आ रहा है D के टर्म में, AY निकाल लिया क्या आ रहा है D के टर्म में, सिंपल, फिर आगे तरफ प्लग इन करके मैथ्स करके मैंने 2.1 निकाल दिया आंसर। ठीक है जी, ठीक है, तो हम ये कल सवाल कर रहे थे, लेट्स डू दिस। अच्छा, इस सवाल में क्या हो रहा था, इस सवाल में ये हो रहा था कि यू हैड अ वायर जो बीच में से डैमेज था, ठीक है, उसमें से कुछ कटा हुआ हिस्सा है यहाँ का, डी यहाँ पे डायमीटर था जहाँ पे बिल्कुल सही है तार, और वहां से हिस्सा जो था जहाँ पे तार टूटा हुआ है वहां पे सिर्फ 0.69 डायमीटर आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, सो ये जो है यहाँ तक की हमारी कहानी। अच्छा, तो उन पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, दूसरा वाला पार्ट है, द मेन पार्ट ऑफ द वायर विद क्रॉस सेक्शन x हैज अ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ 1.7 into 10⁻²। तो ये जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है इस वाले पार्ट की, वो क्या आ रही है, वो आ रही है 1.7 into 10⁻²। सो द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ किस चीज की, ऑफ x, ठीक है, तो x लिख लेते हैं इनके साथ में, ये आ रही है 1.7 into 10⁻²। ठीक है जी, फॉर द डैमेज लेंथ ऑफ द वायर कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अच्छा जी, हमें निकालनी है डैमेज वाले पार्ट की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी, तो जहां से वी कैन सी के R अपॉन L दिया हुआ है, फिर बाकी और हिंट्स दीनी है, रेजिस्टिविटी सेम थी उसमें, ठीक है, एरिया वाला लिंक दिया हुआ है, तो आई फील लाइक के R इक्वल्स टू रो L अपॉन A वाले फॉर्मूला से वी कैन वर्क दिस आउट। ठीक है जी, सो पहले तो ये लिख लेते हैं कि क्या अप्रोच है हमारी, हमारी अप्रोच है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, और फिर लेट्स रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एक जगह कर लेते हैं, सो वी कैन सी दैट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या आ रही है, वो बेसिकली रो अपॉन A आ रही है। ठीक है जी, अच्छा, ये आ रही है हमारी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अच्छा, नाउ यू नो व्हाट, यू नो द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ x, तो हम अगर यहाँ पे ये चीज डाल दें तो रेजिस्टिविटी बन ए आ जाएगा वो x का। ठीक है, अच्छा, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है जो अनडैमेज्ड है और जो डैमेज्ड है उनकी रेजिस्टिविटी सेम रह रही है, सो रेजिस्टिविटी एक क्वांटिटी है जो सेम रह रही है। एक काम ये कर लेते हैं कि x के लिए इस्तेमाल करके एंड अच्छा चलो लेट्स कीप इट लाइक दिस अभी फिलहाल। ठीक है, और एक काम पहले हम ये कर लेते हैं। अच्छा, अब y का देख लेते हैं, y का पहले निकलेगा कैसे। ठीक है, तो हमें y का निकालना है, आर वाई अपॉन एल वाई, हमें ये निकालना है, तो हमें क्या चाहिए उसके लिए, हमें उसके लिए इसकी रेजिस्टिविटी चाहिए, एंड देन वी ऑल्सो नीड द एरिया ऑफ दैट। ठीक है जी, हमें एरिया भी चाहिए है ऑफ दी दिस पार्ट। ठीक है जी, क्रॉस सेक्शन y वाला पार्ट। अच्छा, नाउ वी हैव बीन गिवन 0.69 d। ठीक है जी, बट द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी, यहाँ पर चलो ऐसे ही कर लेते हैं, लेट्स वर्क आउट फॉर द x का क्या करते हैं, x के फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं, फिर वो रेजिस्टिविटी उठा के यहाँ पे रखेंगे और फिर y का एरिया रख देते हैं ताकि r y अपॉन l y। लेट्स डू दैट। ठीक है जी, सो अगर मैं वो अप्रोच करता हूँ, सो व्हाट डू आई सी दैट
आर एक्स अपॉन एल एक्स शैल इक्वल टू रेजिस्टिविटी अपॉन ए एक्स. सो आर एक्स अपॉन एल एक्स क्या था, वो था 1.7 इंटू 10⁻². रो इज द सेम थिंग. और एरिया क्या था एक्स वाले पार्ट का, इट वाज डायमीटर डी. सो डायमीटर डी फिर क्या दे देगा आपको, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये वाला एरिया हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स टेक दिस एरिया, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. एंड देन उधर ये सब ले जाती हैं तो रेजिस्टिविटी क्या आ रही है, रेजिस्टिविटी आती है 4 इंटू 1.7 इंटू 10⁻². सॉरी, 4 नहीं, ये गलत कर दिया. एक सेकेंड. अच्छा ये 4 नीचे था, सो दिस शैल गो अबव, ये ऊपर चल जाएगा तो 4 रो हो जाएगा. एंड देन विल द रेजिस्टिविटी गोइंग कम आउट 1.7 इंटू 10⁻², पाई डी स्क्वायर and then divided by 4. दिस इज दी रेजिस्टिविटी. ठीक है जी. इसी तरह क्या करते हैं, आर वाई अपॉन एल वाई निकाल लेते हैं. आर वाई अपॉन एल वाई क्या आएगा, आर वाई अपॉन एल वाई आएगा रो अपॉन ए वाई. ठीक है जी, रो अपॉन ए वाई. अच्छा, नाउ व्हाट डिड वी सी, हमने रो तो निकाल लिया. रो क्या आ रहा है 1.7 इंटू 10⁻², एंड देन पाई डी स्क्वायर, सही है जी, डिवाइडेड बाय 4. ठीक है जी, डिवाइडेड बाय ए वाई. ए वाई कैसे निकलेगा, ए वाई जो था वो 0.69d इसका डायमीटर है. सो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अच्छा ये एक्स था, ये ए वाई है. दिस शैल बी पाई, देन 0.69d होल स्क्वायर, 0.69d होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. सो दिस बिकम्स पाई, देन इंटू 0.69 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4. ठीक है जी, वी डिड दिस मच. अब इसको उठा के हम उधर ले जाते हैं. सो डिवाइड किस चीज से हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है विद पाई इंटू 0.69 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4 से, है ना. अच्छा, डिवीजन का साइन है, मैं डिवीजन का साइन उल्टा करके मल्टीप्लीकेशन डाल रहा हूँ, एक ही स्टेप में उल्टा कर रहा हूं. सो मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन पाई इंटू 0.69 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर. देन 4 और 4 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कैंसिल. तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आर वाई अपॉन एल वाई आ जाता है. दैट वर्क्स आउट टू बी 1.7 इंटू 10⁻². क्या हो गया भाई, 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.69 स्क्वायर. ठीक है जी, जब आप ये करेंगे सो कैन यू गिव मी द आंसर टू दिस. ठीक है, और मुझे ये भी बताओ अब समझ में आया, एनी प्रॉब्लम्स विद दिस नाउ. विंटर 1722 63.6 इंटू 10⁻², बिल्कुल सही बताया आपने अब्दुल्ला. सो 0.036. ठीक है जी, 0.036. अब आप इसको ऐसे लिख के आ जाओ, 0.036. अच्छा, एक प्रॉब्लम है जरा, वी यूज अ 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो हमें इसको भी 2 सिग्निफिकेंट देना पड़ेगा, राइट. अच्छा, ये अभी फिलहाल ये 3 सिग्निफिकेंट हो गया, तो एक काम क्या करते हैं, लेट्स कन्वर्ट दिस टू 2 सिग्निफिकेंट. हम इसको ऐसा करते हैं, लेट्स राइट इट लाइक दिस, 3.6 इंटू 10⁻². ये इस तरह से 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू ही रहेगी. अच्छा, देन दे आर आस्किंग यू फॉर दी पावर डिसिपेटेड. ठीक है, आपसे बोल रहे हैं हमें पावर डिसिपेटेड निकाल दो. अच्छा ना, हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है, आर वाई अपॉन एल वाई क्या है इस वाले पार्ट का. बाकी हमें ये भी पता है करंट क्या है इसमें से, एंड वी ऑल्सो नो दी लेंथ ऑफ दिस पार्ट. तो एक काम करते हैं, आर वाई अपॉन एल वाई को लेंथ से जब मल्टीप्लाई करेंगे एल वाई से, सिर्फ आर वाई बच जाएगा. आर वाई ले लेते हैं और आई स्क्वायर इंटू आर वाले फॉर्मूला से पावर निकाल लेते हैं. ठीक है जी, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू. अच्छा, अब हमारे पास आर वाई नहीं है, वी नीड आर वाई अपॉन एल वाई. में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हम एल वाई मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास सिर्फ आर वाई बच जाए. ठीक है जी, तो हम ये कर रहे हैं. सो आई स्क्वायर क्या था, आई स्क्वायर इज 0.5, आर वाई अपॉन एल वाई इज 3.6 इंटू 10⁻². अच्छा, ये इस पे स्क्वायर जाएगा, एक सेकेंड, 0.5 square into 3.6 into 10⁻², and then into the length of y. The length of y is 3 millimeters. ठीक है जी, so 3 millimeters को हम इधर 3 into 10⁻³ हम कर लेते हैं.
एंड देन व्हाट इज द पावर यू गेटिंग, इस साइड को कैलकुलेट करके 2.7 into the power side, ठीक है, थैंक यू, सही है भैया। सो 2.7 एंड थैंक यू फॉर कंफर्मिंग, 2 क्वेश्चन में आ रहा है 2.7 into 10 to the power -5, 2.7 into 10 to the power -5। अच्छा, फिर क्या है, the diameter of the damaged length of the wire is further decreased, assume that the current in the wire remains constant, state and explain qualitatively the change if any to the power dissipated in the damaged length of the wire। अच्छा, आपसे क्या बोल रहे हैं, आपसे ये बोल रहे हैं जो डैमेज पार्ट था, ठीक है जी, हमने क्या किया, हमने उसका डायमीटर जो था उसका हमने और डिक्रीज किया, वी डिक्रीज दिस डायमीटर फर्दर मोर, हमने डायमीटर और डिक्रीज किया है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट रखी हैं, करंट भी कांस्टेंट है, लेंथ भी उसकी कांस्टेंट रह रही है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट, सिर्फ डायमीटर के साथ हमने खेलना शुरू किया, ठीक है। आस्किंग यू स्टेट एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली, यानी लफ्जों में बताएं पावर के साथ क्या चेंज होगा, पावर इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, सेम रहेगी, क्या होगा क्या नहीं। सो व्हाट शुड यू गाइस बी राइटिंग द आंसर डाउन एज। Okay, we do have since area decreases due to defense series, so power increases, very good। अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सो अब्दुल्ला ने कहा, अब्दुल्ला ने क्या कहा, अब्दुल्ला ने कहा रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है जी, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अच्छा, आप क्या कर रहे हो, आप डिक्रीज कर रहे हो डायमीटर को, है ना, अगर आप डायमीटर को डिक्रीज करो तो क्या हो रहा होगा डिक्रीज, ऑब्वियसली एरिया डिक्रीज कर रहा होगा। इफ यू डिक्रीजिंग द डायमीटर दैट मींस द एरिया इज डिक्रीजिंग, और अगर एरिया डिक्रीज कर रहा है एंड यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, राइट, रो भी कांस्टेंट रह रहा है और एल भी कांस्टेंट रह रहा है, सो व्हाट डज दैट मीन, दैट मींस योर रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। अब उन्होंने नेक्स्ट बात क्या बोली, उन्होंने नेक्स्ट बात बोली है कि पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, राइट। सो आपने क्या बोला है, करंट तो आपका कांस्टेंट रह रहा है, राइट, इफ द करंट इज कांस्टेंट यानी सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है जो भी चेंज आ रहा है, सो इफ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस सो द पावर मस्ट आल्सो इंक्रीज, ठीक है जी। आके और एमन क्लियर, वेरी गुड अब्दुल्ला। सो अब्दुल्ला सेज एज द डायमीटर डिक्रीजेस the cross sectional area of the wire decreases and so the resistance increases, the power will also increase as P equals to I square R, ठीक है। अच्छा, ना कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, लुक, जब भी आपने लाइक ये वर्कआउट करना हो ना कि एक चीज को चेंज करने की वजह से फिर दूसरी चीज में क्या चेंज आ रहा है, तो पिक अ फॉर्मूला दैट गिव्स यू सिर्फ उन दोनों चीजों का वेरिएशन, ठीक है, यानी आई डिडंट यूज एनी अदर फॉर्मूला। अब्दुल्ला ने बोला आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए लगाओ, ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों हमने लगाया, अच्छा, पावर इज ऑल्सो इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यस, आके मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, ये क्यों लगाया, क्योंकि हमें डायमीटर और रेजिस्टेंस का देखना था वेरिएशन, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि इसमें बाकी सारी चीजें कांस्टेंट करके आप क्या निकाल सकते हो, हटा सकते हो, यानी आप प्रोपोर्शन वाली चीज इधर लेके आ सकते हो, है ना। अगर आप एरिया को भी खोलना चाहते हो तो आप पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 से भी खोल सकते हो, पाई और 4 भी कांस्टेंट, तो फिर ये सिर्फ डी स्क्वायर इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक है। अच्छा, तो एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी ये दो चीजों का वेरिएशन ढूंढना हो तो ऐसा कोई फॉर्मूला चूज करो जिसमें बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होके प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के थ्रू हट जाए, ठीक है। अच्छा, फिर ऑब्वियसली पावर जो है, पावर का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना था हमें, अब देखो मुझे रेजिस्टेंस के साथ लिंक में ढूंढना है, सो वी हैव थ्री फॉर्मूले, वी हैव आई वी, वी हैव आई स्क्वायर आर एंड वी हैव वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। अच्छा, नाउ अब देखो व्हाट डू वी नो, हमें उन्होंने ये बताया है कि ये कांस्टेंट रह रहा है, करंट कांस्टेंट रह रहा है, करंट कांस्टेंट रह रहा है, उन्होंने ये नहीं बताया वोल्टेज कांस्टेंट है, और जाहिर बात है वोल्टेज कांस्टेंट रह भी नहीं सकता, अगर आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है
इफ योर रेजिस्टेंस इंक्रीज तो योर वोल्टेज मस्ट आल्सो इंक्रीज, ठीक है जी। सो व्हेन एवर यू गोइंग टू चूज अ फॉर्मूला कि मैं किस फॉर्मूले के साथ लिंक स्टडी करूंगा, हमेशा आप वो फॉर्मूला चूज करोगे जिसमें आपका रिलेशन वाजे हो जाए और दूसरी सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट होने की वजह से प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगने के बाद हट जाए। सो आई चूज P इक्वल्स टू आई स्क्वायर अपॉन आर बिकॉज आई कांस्टेंट था। तो फिर मेरे पास डायरेक्ट वेरिएशन क्या आ गई, मेरे पास डायरेक्ट वेरिएशन रेजिस्टेंस और पावर की आ गई, ठीक है। इफ यू वांटेड टू लुक एट द डायरेक्ट थिंग तो आप पावर को इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हो रेजिस्टेंस को हटा के, तो ये भी आप कर सकते थे। सो इफ द डायमीटर इज डिक्रीजिंग द पावर मस्ट इंक्रीज, ठीक है। आपके पास समझ में आया? तो जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है जी, जो हमने याद करो, मैंने जो प्रोपोर्शंस वाले सवाल भी करवाए हैं, ठीक है, उसमें से याद होगा हुक्स लॉ वाली जो मैंने करवाए हैं। सो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के आपके पास दो फॉर्मूला है, एक हाफ एफ एक्स है और एक हाफ के एक्स स्क्वायर है, राइट। सो नॉर्मली वी डोंट यूज हाफ एफ एक्स। हाफ एफ एक्स क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि फोर्स वेरी करती है, फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है जी। जब मुझे वेरिएशन स्टडी करना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का विद एक्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज हाफ एफ एक्स बिकॉज एफ इज समथिंग जो कांस्टेंट करना मुश्किल है, क्योंकि एक्सटेंशन बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगी, तो फोर्स कांस्टेंट होगी। देयरफॉर यू टेक दिस वन बिकॉज इसमें हाफ और के कांस्टेंट निकल जा सकते हैं, स्प्रिंग्स कांस्टेंट विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट, तो फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट लिंक आ जाता है किसके साथ? एक्सटेंशन के साथ। सो रिमेंबर दिस व्हेनेवर यू वांट टू स्टडी अ रिलेशनशिप, ठीक है जी, टेक the formula that will give you all of the other things as constant, ताकि आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप आए, ठीक है। कुछ चीजें मैं समझाऊंगा इस चैप्टर में, एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसमें ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे हम। रिगार्डिंग रेजिस्टेंस जब इंक्रीज हो रही है तो वोल्टेज का क्या फर्क हो रहा होगा, तो वो हम देखेंगे, वो मैं एक चीज बताऊंगा जैसे क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन एज फॉर एनी अदर जो भी ऐसी सवाल आ जाए जिसमें आपको पूछे इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है, तो यू टेक द फॉर्मूला जिसमें कोई और चीज वेरी नहीं कर रही हो, सिर्फ उसका और उसका लिंक आपके पास डायरेक्ट आ जाए, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस आई इक्वल्स टू एन ए वी ई, ये 2018 में दो ऐसे सवाल आए थे, सो मुझे ये सवाल करने हैं। अच्छा, द करंट आई इन अ मेटल वायर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द सिंबल्स ए एंड एन। सो यू नो ऑलरेडी, ठीक है, ये तो कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है, बस ये दिमाग में रखना है कि यू नीड टू रिमेंबर व्हाट एवर दीज क्वांटिटीज आर, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, और एन क्या है? इट इज द नंबर डेंसिटी, ठीक है जी। अच्छा, आप इसको नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है जी। लाइक फॉर्मली नोन इन योर कोर्स ये ऐसा है, वरना आप इसको चाहो तो आप इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हो, ठीक है जी। जैसा हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स अप टू यू। अच्छा, now the diameter of a wire xy varies linearly with distance along the wire as shown in figure 7.1। diameter d linearly vary कर रहा है d से, इधर d upon 2 होता है, ठीक है। there is a current I in the wire at end x of the wire, the diameter is d and the average drift speed of the free electrons is vx। यहां पे करंट I है, diameter d है और drift speed vx है। at the end of the wire at the end y of the wire the diameter is d upon 2, ठीक है जी। on figure 7.2 sketch a graph to show the variation of the average drift speed with position along the wire between x and y। so x and y के बीच में ड्रिफ्ट स्पीड का ग्राफ कैसा बनेगा? x being at a diameter d, y being at a diameter of d upon 2। तो कोई आइडिया हम इसको कैसे करेंगे? हाउ शुड वी बी ड्रॉइंग दिस ग्राफ? वो वाली चीज इस्तेमाल करें, अपने प्रोपोर्शंस वाली चीज, राइट। आई थिंक प्रोपोर्शंस वाली चीज से हमें ग्राफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स यूज आर प्रोपोर्शन वाली चीज। अच्छा, प्रोपोर्शन वाली चीज क्या इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें करंट जो है क्या है, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज द करंट आई, दैट इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। सो करंट इज सेम, डायमीटर चेंज कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? आई इक्वल्स टू एन ए वी ई, ठीक है, एन ए वी एंड देन ई, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, करंट कांस्टेंट है, एक काम करना है हमें, क्या करना है, हमने वेलोसिटी का विद एरिया लिंक ढूंढना है ना, वेलोसिटी का विद एरिया लिंक ढूंढेंगे, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना लेते हैं एंड आई अपॉन ये हो जाएगा एन ए ई, ठीक है। तो मैं एन ई ए लिख रहा हूं। अब आपको पता है क्या चीज, आई कांस्टेंट है, ई वैसे भी कांस्टेंट होगा और नंबर डेंसिटी एक ही मटेरियल है तो वो भी कांस्टेंट होगा, तो ये सब चीजें क्या हो गई हैं, दीज हैव बिकम कांस्टेंट्स, ठीक है जी। अच्छा, लेट्स गो वन स्टेप फर्दर। अब ये सब हटा के वेलोसिटी इज, ये आ गया हमारे पास एरिया के साथ लिंक। अच्छा, अब हमें ऑब्वियसली सिर्फ एरिया नहीं देखना, हमें डायमीटर के साथ लिंक ढूंढना है, तो डायमीटर के साथ जरा लिंक ढूंढ लेते हैं।
एरिया को जरा खोल लेते हैं। ऑब्वियसली एरिया कैसे खुलेगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 से खुलेगा। सो व्हाट डू वी सी, वी सी वेलोसिटी इज 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है जी। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली पाई और 4 भी आपको पता है कॉन्स्टेंट्स है, सो इसको भी हटा लेते हैं, जरा इसको भी हटा के अलग कर लेते हैं। सो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने ये वाला ग्राफ नहीं करवाया, आई हैव नॉट डन द ग्राफ ऑफ वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ, लेकिन इट्स सिमिलर टू दी रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स वाला ग्राफ ही वही आएगा। ठीक है जी। अच्छा, बहरहाल फिर भी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स आती है तो वील बी वर्किंग आउट द पॉइंट्स, क्योंकि हम ऑब्वियसली हमें वैल्यूज दी हैं, सो वी नीड टू गिव देम इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूज ही ना, ऐसा तो नहीं हमने ऐसे उठा के डाल दिया। सो लेट्स डू दैट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। अच्छा, नाउ ये क्या है, वी हैव गॉटन द फॉर्मूला वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। तो एक काम ये कर लेते हैं कि इधर ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो वेलोसिटी इनटू डी स्क्वायर विल इक्वल्स टू के, राइट, and then let's use v1 d1 square shall equals to v2 d2 square। ठीक है, लेट्स यूज दिस वेरिएशन। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और मुझे बताएं, मैं खुद भी तो मिस्टेक नहीं कर रहा कोई? इज इट ओके, सबको समझ में आ रहा है? ये जो सारी प्रोपोर्शन वाली कहानी करी, एंड देन आई एम यूजिंग द सेम थिंग दैट आई वी बीन डूइंग इन इंटेंसिटी बहुत दफा, और बहुत दफा हमने ये करा है कॉस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के, और हम दो चीजें इस तरह से लिंक कर लेते हैं। सो फिर क्या कर लेते हैं अब जो है यहाँ पे, अच्छा नाउ वी एक्स कहाँ था, वी एक्स था डायमीटर डी पे, वी एक्स था डायमीटर डी पे। सो लेट्स पुट दैट इन, वी एक्स वॉज एट ए डायमीटर डी स्क्वायर। अच्छा, V2 हमें ढूंढना है, V2 ढूंढ रहे हैं हम कहा, हम Vy कह लेते हैं उसको, D अपॉन 2 पे। ठीक है जी। सो Vy एंड देन इनटू D अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, नाउ इफ वी डू दिस वी सी Vx शैल इक्वल्स टू, सॉरी, Vx D स्क्वायर शैल इक्वल्स टू Vy into D square upon 4, and then we see that D square cancel, and then Vy shall work out to be a 4Vx। ठीक है। अच्छा, ना सबसे पहले तो x पे क्या है, x पे हमारी वेलोसिटी vx थी। ठीक है जी, x पे हमारी वेलोसिटी vx थी, तो एक तो काम ये कर लेते हैं कि ये पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं यहाँ। ठीक हो गया, हमने ये इस तरह से पॉइंट मार्क कर लिया। अच्छा, y पे क्या बोला है, y पे हमारे पास 4vx आ रही है, सो y पे हमारे पास ये आ गई है 4vx। ठीक है। अच्छा, नाउ दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, आप ग्राफ जो है वो आप इस तरह से बनाओगे, लेकिन इट डज नॉट हर्ट अस कि अगर हम एक और पॉइंट कोई बीच में निकालें ताकि एक हमारा अच्छा सा स्मूथ सा कर्व बन जाए, तो कोई एक बीच का पॉइंट भी निकाल लेते हैं। कहां पे निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, एक्स और वाई के बिल्कुल बीच में निकाल लेते हैं, यानी हाफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है जी, लेट्स वर्क इट आउट एट हाफ ऑफ एक्स वाई। अच्छा, अब अगर डी और डी अपॉन 2 के बिल्कुल बीच में देख रहा हूं, ठीक है जी, तो वो कैसे आएगा, वो दोनों की कुछ बीच में आएगा। कर्व इसलिए कस डी स्क्वायर है, यस ऑब्वियसली, जब भी चीजें स्क्वायर हो जाती हैं देन उनमें से लीनियर रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, राइट। सो इट शैल बी अ ग्राफ लाइक दिस। ठीक है जी, बेसिकली देखो लिंक, बेसिकली इसकी वो क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो y और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है ना, इट इज ऑल्सो लाइक अ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x वाला ग्राफ। ठीक है जी, वो भी वैसा ही है, इट्स लाइक दैट ही। ठीक है जी, बस वैल्यूज उसमें डिफरेंट होती है, इट लुक्स द सेम इन द पॉजिटिव रीजन। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू फॉलो दैट कर्व ही। ठीक है जी, दूसरी बात ये, यू आल्सो नो कि स्क्वायर वाला रिलेशनशिप है, तो जब भी स्क्वायर चीज हो जाती है ना, जब भी चीजें स्क्वायर होना चाहिए जाती है, तो फिर उसमें लाइनें नहीं बन सकती, स्क्वायर क्यूब और दूसरी चीजें उसमें फिर लाइनें नहीं बनती, उसमें हमेशा कर्व भी बनता है। ठीक है। अच्छा, व्हाट आई एम जस्ट डूइंग, जस्ट फॉर आवर सेफ्टी एक बीच का पॉइंट और निकाल लेते हैं। अच्छा, डी और डी अपॉन 2 की कोई बीच की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 1 + 1 अपॉन 2 एंड देन डिवाइड बाय 2। सो वी आर गेटिंग ऑब्वियसली 1 और 0.5 के बीच में क्या आ रहा है, 0.75 डी आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 0.75 डी पे भी हम निकाल लेते हैं क्या होगा, फिर उसमें से एक अच्छा सा कर्व हम खींच लेंगे। ठीक है। अच्छा, सो लेट्स डू दैट। अच्छा, हमें क्या पता, हमें पता वी एक्स डी स्क्वायर पे है, फिर हम निकालना चाह रहे हैं वी एट 0.75 डी स्क्वायर। ठीक है जी, सो 0.75 डी होल स्क्वायर। सो हमारे पास क्या आ रहा है, वी एक्स डी स्क्वायर शैल इक्वल्स टू वी इंटू 0.75 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, एंड देन वी सी दैट 0.75 स्क्वायर इज 9/16। अच्छा,
सो इफ यू सेंड दैट ओवर देयर तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है 1 पॉइंट तकरीबन तकरीबन 8, 1.8 vx शैल इक्वल्स टू v, ठीक है जी? यानी हाफ वे बिटवीन x एंड y वे एक्सपेक्टिंग 1.8 vx, ठीक है जी? तो एक काम कर लेते हैं, एक और पॉइंट भी हम निकाल लेते हैं, हाफ वे, अच्छा आई बिलीव हाफ वे इज समवेयर अराउंड हियर, नहीं थोड़ा सा ऑफ है, समवेयर अराउंड हियर, मे बी दिस वन, ये लग रहा है हमें हाफ, ठीक है जी? इस पे क्या बनाना है, हमें 1.8 vx बनाना है, यानी तकरीबन ये दिखाना है। सो हमारे पास और अच्छा आइडिया आ गया कि हम अपना अच्छा सा ग्राफ बना सके। द ग्राफ इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक हो गया? और देन ये इस पॉइंट से भी वजाहत हो जाएगी आप लोगों को ऑटोमेटिकली कि इफ यू वांटेड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इट वुड नेवर कनेक्ट दैट पॉइंट, ठीक है? सो इट्स लाइक कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी और वर्किंग कर ले आप, बीच वाला ये ढूंढ लें और फिर उसमें से ग्राफ बना लें, ठीक है? बट इट वाज ऑफ 2 marks, दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 2 marks, एज लॉन्ग एज यू मार्क दिस पॉइंट करेक्टली एंड दिस मार्क पॉइंट करेक्टली, और बस इंक्रीजिंग ग्रेडियंट दिखा दिया, बीच का कोई पॉइंट दिखाने की जरूरत नहीं थी, सीआई वालों ने उसमें भी फुल मार्क्स दिए। एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन, समझ में आया?